तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा, ये समझने के लिए कि वो पावरफुल डिवाइस जो आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, आखिर बने कैसे। ये कहानी शुरू होती है एबैकस से और पहुंचती है सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर पहला कंप्यूटर था क्या? और इसका जवाब यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा पुराना है जितना हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। जी नहीं, वो कोई बिजली से चलने वाली मशीन तो बिल्कुल नहीं थी। ये है एबैकस। ये एक बहुत ही पुराना प्राचीन गणना उपकरण है जिसे लगभग 300 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में बनाया गया था। कह सकते हैं कि ये कैलकुलेशन के सबसे शुरुआती कॉन्सेप्ट्स में से एक था और सही मायनों में यहीं से वो पहली नींव पड़ी जिसने गणना को मशीनी बनाने का रास्ता खोला। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस दौर में जब कंप्यूटर बिजली से नहीं बल्कि गियर्स और पहियों की मदद से चलते थे। ये था मैकेनिकल कैलकुलेशन का जमाना। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे आइडियाज धीरे धीरे डेवलप हुए, एबेकस से लेकर पैस्कलाइन और फिर जैकर्ड्स लूम तक। हर एक आविष्कार ने एक नई नींव रखी, लेकिन असली गेम चेंजर जो टर्निंग पॉइंट था वो आया 1833 में, जब चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। देखिए, उनके मेमोरी और इनपुट आउटपुट के जो आइडियाज थे ना, वो इतने रेवोल्यूशनरी थे कि आज भी उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए अब मैकेनिकल युग से निकलकर हम इलेक्ट्रॉनिक युग में कदम रखते हैं। और ये वो समय था जब पहले असली कंप्यूटर सामने आए, और ये इतने बड़े थे, इतने विशाल थे कि उन्हें दिग्गज कहना ही सही होगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। 1946 से 1959 के बीच जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो सच में पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। सोच कर देखिए, ये बहुत ही भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स मशीनें थीं। और हाँ, इसी दौर में कंप्यूटर का वो हिस्सा बना जो आज भी सबसे ज़रूरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। आप इसे कंप्यूटर का दिमाग कह लीजिए या दिल, क्योंकि सारा काम, सारे इंस्ट्रक्शंस यही तो संभालता है। लेकिन इन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के साथ ना कई बड़ी दिक्कतें थी। इनकी जो कोर टेक्नोलॉजी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थी। गर्मी इतनी पैदा करती थी कि पूछिए मत, और बिजली तो बेहिसाब खाती थी। और तो और इन्हें प्रोग्राम करने के लिए सिर्फ मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े विशालकाय मशीनें थीं, ये आखिर छोटी, तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनी कैसे? चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इनका आकार छोटा होता गया और ताकत बढ़ती गई। दूसरी पीढ़ी में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था ट्रांजिस्टर। बस इस एक छोटी सी चीज ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली और कमाल हो गया। पहली पीढ़ी की लगभग सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो गईं। कंप्यूटर अब पहले से कहीं ज्यादा छोटे, तेज, सस्ते और भरोसेमंद हो चुके थे। यहाँ पे जो फर्क है वो साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ पहली पीढ़ी के वो विशाल, अविश्वसनीय और गर्म कंप्यूटर्स, और दूसरी तरफ तीसरी पीढ़ी जहां इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी ने आकर बाजी ही पलट दी। इसका मतलब था कि अब एक छोटी सी चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते थे। नतीजा, कंप्यूटर अब बहुत ज्यादा पावरफुल और रिलायबल हो गए। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से कंप्यूटिंग सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे घरों और दफ्तरों में पहुंच गई। जी हाँ, ये पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति का दौर था। साल 1971 से 1980 के बीच का ये जो समय था, इसी चौथी पीढ़ी ने हमें दिया पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। और ये मुमकिन हो पाया एक ऐसे आविष्कार की वजह से जिसने कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर। सोचिए, हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक बहुत ही छोटी सी चिप पर फिट कर दिया गया। मतलब एक पूरा का पूरा सीपीयू सिर्फ एक चिप पर। बस यहीं से पावरफुल और कम्पैक्ट कंप्यूटर बनाने का रास्ता खुल गया। और इस टेक्नोलॉजी का असर क्या हुआ? कंप्यूटर्स इतने पावरफुल, कॉम्पैक्ट और सस्ते हो गए कि अब आम लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। और बस यहीं से पीसी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और एक और मजेदार बात, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी इसी दौर में सामने आया था।
पीसी क्रांति के साथ साथ ना डेटा स्टोरेज की दुनिया में भी एक तरह का धमाका हुआ। एक नज़र इस पर डालिए। पहले बात होती थी किलोबाइट्स यानी केबी की, फिर आई मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स और आज तो हम टेराबाइट्स की बात करते हैं। ये दिखाता है कि जानकारी को स्टोर करने की हमारी क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अब कहानी को सीधे आज के दौर में ले आते हैं। ये वो युग है जिसका फोकस सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विकास पर है। ये है सोचने वाली मशीनों का दौर। और ये 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है कि आज कंप्यूटिंग हर जगह, हर रूप में हमारे साथ है। चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन हो या फिर वीआर हेडसेट, ये सब उसी एवोल्यूशन का नतीजा है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो है ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एक चिप पर लाखों करोड़ों कंपोनेंट्स होते हैं। और जैसा मैंने कहा, अब सारा ध्यान सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। मतलब अब कोशिश ये है कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और सीखने के काबिल बनाया जाए। ये बात इस कोट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। एआई का जो असल मकसद है, जो 5वीं पीढ़ी का मूल लक्ष्य है, वो यही है कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने वाली मशीन बनाया जाए। हमारी भाषा को समझना, खुद से फैसले लेना और लगातार सीखते रहना, ये सब एआई का ही तो हिस्सा है। तो जरा सोचिए, हमने शुरुआत की थी ऐसी मशीनों से जिन्हें हमने सिर्फ गणना करना मतलब कैलकुलेट करना सिखाया था, और आज हम उन्हें सोचना सिखा रहे हैं। ये हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस सफर में अगला पड़ाव क्या होगा, आगे क्या।